हेलो बच्चों, तो फिर से स्वागत है आपका। अब आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है हमारा। चैप्टर नंबर 1 में देखो जो चीज़ें थी वो सारी की सारी हमने क्या कर ली है, डिस्कस कर ली है। अब बात आती है चैप्टर 2 की। तो चैप्टर 2 है क्या, पहले उसकी देख लेते हैं। तो चैप्टर 2 हमारा है फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स। किस पे होने हैं? होल नंबर्स पे होने हैं। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, पहले तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो होल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसमें जीरो भी काउंट होता है और वन और पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव इंटीजर कह दें या उसी को क्या बोल देते हैं, नेचुरल नंबर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, उसमें काउंट होती हैं। तो अब इतनी बातें जब हो चुकी हैं तो अब देखो 4 फंडामेंटल नंबर ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स। कौन कौन से 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होने वाले हैं उस पर। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ऑपरेशन होंगे कौन कौन से होंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, संवरक का नियम बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, एसोसिएटिव होती है, आइडेंटिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इसमें। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए। चैप्टर नेम लिख लीजिए आप लोग, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। कौन कौन से ऑपरेशन होंगे, उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी हमको सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं एक एक करके और हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया बेटा, कॉपी पेन निकाल ली सबने। चलो अब चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि भाई होल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है ना, तो हमने देखो लास्ट टर्न पे तुम लोगों को बताया था कि होल नंबर जो होते हैं उसमें जीरो भी काउंट होता है और हमारा वन या पॉजिटिव इंटीजर कह देते हैं उसी को, या उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं नेचुरल नंबर। तो जीरो प्लस नेचुरल नंबर, ये हमारे जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। तो इसको अगर हम सेट बना देंगे तो ये जीरो से चालू हो जाएगा, 1 2 3 डॉट 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 पूरा ये आगे तक निकल जाएगा। ठीक है ना, तो होल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब जब होल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अब इसके बाद देखते हैं और इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं हम लोग। फिर आता है फंडामेंटल ऑपरेशन। तो जो पहला ऑपरेशन होता है वो हमारा कहलाता है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में ये होता है कि अगर ए और बी परिमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर है, ठीक है, तो उसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से भी जो आएगा, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन से भी जो आएगा वो क्या होगा, वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। अगर रेशनल नंबर के ऑपरेशन हो रहे हैं तो रेशनल ही होगा, अगर मल्टीप्लिकेशन के हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन ही होगा। ये इसमें बताया जाता है कि अगर ए और बी किसी एक फैमिली को डिफाइन करते हैं तो सी भी उसी फैमिली को ही डिफाइन करेगा। ठीक है ना, तो ये कहलाता है क्लोजर लॉ। इसी को बोलते हैं संवरक लॉ, संवरक का नियम, संवरक नियम। ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग। क्लियर है बेटा इतना? संवरक जो रूल होता है उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। हो गया नोट? फिर आते हैं देखो दूसरे पे। दूसरा आता है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि अगर ए बी पर है, ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा दे रहा हूँ तुमको, कि अगर ए का बी के साथ कोई रिलेशन चल रहा है ए प्लस बी, तो बी का भी ए के साथ वही रिलेशन होगा, बी प्लस ए होगा। ठीक है, यही मल्टीप्लिकेशन में भी होता है कि अगर a इंटू बी लिखा हुआ है तो ये क्या होगा, b इंटू ए होगा। मतलब जो a का b के साथ रिलेशन है वही b का किसके साथ होगा, a के साथ होगा। ये कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है ना, कम्यूटेटिव लॉ ये हो गया। फिर उसके बाद देखो हो गया इतना। फिर उसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब क्या होता है, 1 प्लस इन ब्रैकेट 2 प्लस 3 लिखा हुआ है। अगर 1 प्लस इन ब्रैकेट 2 प्लस 3 लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3। इसका मतलब अगर a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c लिखा हुआ है तो वो हो जाएगा a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। मतलब एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ है वहाँ पे। ठीक है ना,
ये चीज़ इसमें बताई जाती है। जैसे दूसरे एग्जाम्पल में दिया गया है कि 5 प्लस 9 प्लस 11 को देखो पहले एक ब्रैकेट में रखा, अब की बार ब्रैकेट की हमने पोजीशन चेंज कर दी, तो ये हो गया 5 प्लस 9 प्लस 11 हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। एसोसिएटिव लॉ क्लियर है आपको, ठीक। फिर उसके बाद देखो आता है यही मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में भी बहुत सिंपल सा वही है कि ब्रैकेट आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, केवल इतना बताया जा रहा है और कुछ है ही नहीं वहाँ पे। जैसे लिखा हुआ है कि a इंटू बी इंटू सी, ठीक है, तो ये आ जाएगा a इंटू बी इंटू सी आ जाएगा, ठीक है। a इंटू बी इंटू सी होगा तो वहाँ पे आ जाएगा a इंटू बी इंटू सी आ जाएगा। क्रॉस में मतलब गुणे में या प्रोडक्ट में ये चीज़ होती है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 प्लस 9 प्लस 11 इक्वल टू 5 प्लस 9 एक ब्रैकेट में और 11 दूसरे ब्रैकेट में आ गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है कि अगर a प्लस बी, इसको ऐसे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। जैसे इसको ऐसे लिख दे हम यहाँ पे कि a इंटू बी प्लस सी, तो a का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो b पर भी है और a का किस पर है, c पर भी है, तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी होगा यहाँ पे। ये कहलाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो 2 इंटू 4 प्लस 5 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5, ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। तो ये कहलाया क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाया। तो अभी तक जितने भी लॉ हैं वो सारे के सारे समझ में आ गए। एक बार फिर से देखो रिकॉल कर लेते हैं। तो फंडामेंटल ऑपरेशन देखो कौन कौन से हो गए। पहला क्या था, क्लोजर लॉ था, कॉपी में नोट कर लीजिए, एक एक एग्जाम्पल डाल के कर लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। क्लोजर लॉ है। फिर क्या है, एडिशन है, मतलब जोड़ में और गुणे में, कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करता है। फिर क्या है, एसोसिएटिव लॉ है कि एसोसिएट होता है एक दूसरे से, कि ब्रैकेट अगर हम आगे पीछे कर दें तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 है तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, या 5 प्लस 9 प्लस 11 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 9 प्लस 11 हो जाएगा। फॉर मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3। ब्रैकेट चेंज हो सकते हैं, मतलब क्या है, एसोसिएटिव है, देखो 4 हैं, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में ये फॉलो होते हैं, उसके बाद नहीं होते हैं ये। फिर आता है आइडेंटिटी एलिमेंट्स। तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट्स वो होता है जिसको अगर हम चेंज करें, जैसे उस पर कोई ऑपरेशन करें तो ओवरऑल वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट ना आए। जैसे 5 में क्या ऐड करें कि 5 ही आ जाए, तो अगर हम 5 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5। तो इसका मतलब प्लस के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, 0 है। और अगर हम यही आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो बताओ 5 इंटू 1, तो ये ओवरऑल क्या हुआ, 5 हुआ। तो ये जो 1 है ये हमारा क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। और एडिशन के लिए यही क्या कहलाता है, 0। तो 0 होता है एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है 1। इतना याद रखना है हमको, ठीक है। आगे देखो अब फिर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, क्या क्या होती हैं। तो जीरो की जो प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी नंबर पर हम इसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो व्हेन जीरो इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड, अगर हमारा ये जो जीरो है इसको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें किसी भी नंबर से, तो जो रिजल्ट होता है वो वही नंबर होता है। जैसे 4 प्लस 0 है तो 4 ही आएगा, 18 प्लस 0 है तो कितना आएगा, 18 आएगा, 6 माइनस 0 है तो 6 आएगा, 24 माइनस 0 है तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर,
किसी भी होल नंबर पे अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो उसका आंसर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। किसी भी 0 से अगर हम कुछ भी डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना रहने वाला है, 0 रहने वाला है। अच्छा, यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है वो याद रख लो बेटा तुम लोग, और तो सब पता था तुम लोगों को। अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका आंसर होता है 1। ये नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे भी काम आएगा। तो किसी की भी पावर अगर 0 है तो आंसर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे, समझ में आया। प्रॉपर्टीज ऑफ 1 क्या होती है, 1 में अगर हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही आता है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, तो कॉपी में ढंग से एक हेडिंग डाल लो प्यारी सी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। मतलब 2 से डिवाइड करने का क्या रूल है, 4 से करने का क्या रूल है, 5 से करने का क्या रूल है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ये ढंग से कर लो। अभी तुम लोग हेडिंग डालो सारे बच्चा लोग कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में क्या क्या होता है। हेडिंग डाल लो, विभाज्य के नियम, ठीक है। विभाज्य के लिए कंडीशन कौन सी चेक होंगी, डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी बात होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात आती है कि अगर हमें 2 से डिविजिबल करना है, ठीक है, किसी भी नंबर को अगर हमें 2 से डिविजिबल करना है तो उसके यूनिट प्लेस पे, मतलब जो आखिरी नंबर है वो देखो 2 से, 4 से, 6 से, 8 से या 0 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब इवन नंबर होना चाहिए। अगर कोई भी इवन नंबर है तो वो क्या होगा, 2 से डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। 2 का समझ में आ गया। 3 का देखो, 3 का अगर मान लो जो भी नंबर लिखे अगर उनका सम ऑफ डिजिट जो है वो अगर 3 से डिवाइड है तो नंबर डिवाइड होगा, ठीक। मतलब क्या है कहने का, जैसे मान लो 15 है, 15 तो पता होता है ना। तो 15 क्या होता है, 1 + 5, तो ये 6 है। 6 बताओ 3 से डिविजिबल है, तो जो 6 3 से डिविजिबल है तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। आप देखो ये 4 2 6 लिखा हुआ है, तो 4 + 2 + 6, तो यहाँ पे 4 2 6 और 6 6 12। 12 बताओ 3 से डिविजिबल है, तो 12 भी 3 से डिविजिबल है, तो ये आंसर क्या आएगा इसका, डिविजिबल आएगा। तो 426 जो हुआ वो क्या हो गया, 3 से डिविजिबल हो गया। समझ में आया। जैसे मान लो तुम लोगों को जो पता रहते हैं उसका बताते हैं। जैसे मान लो 7 2 9 है, तो यहाँ पे देखो 7 2 9 क्या है, 7 + 2 + 9, तो ये आ गया 18। तो बताओ 18 3 से डिवाइड है, तो 18 जब 3 से डिवाइड है तो ये तुम्हारा आंसर इतना आ जाएगा, ठीक। फिर आता है डिविजिबिलिटी ऑफ 4। तो देखो 2 में जैसे लास्ट डिजिट की बात करते थे, 4 है तो इसमें पहले लास्ट की 2 डिजिट की बात करेंगे। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं, ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। या अगर लास्ट में 2 या 2 से ज़्यादा जीरो मौजूद हैं तब भी वो क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के साथ पीपीटी बनाई गई है ताकि तुम लोगों को समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो। जैसे मान लो कि ये लिखा हुआ है 324, तो देखो ये 24 जो है वो 2 बार आ रहा है ना, तो 24 जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, 4 से डिविजिबल है। ऐसे ही देखो यहाँ पे भी 24 आ रहा है लास्ट की डिजिट, यहाँ पे कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पे देखो 2 जीरो आ गए, 2 जीरो आए, 3 आए, मतलब 2 तो मिनिमम है। अगर 2 आ रहे हैं तो वो 4 से डिविजिबल होगा ही होगा, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक। ये 20 आ रहा है तो ये तुम्हारा किससे डिविजिबल हो जाएगा, 4 से, ये भी डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी। अब इसके बाद देखो 5 से डिविजिबल करना है, तो 5 से तो बहुत सिंपल है, या तो वो 5 से लास्ट में 5 आए या 0 आ जाए, वो सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे दिया हुआ है ये 1345 लिखा हुआ है। यहाँ पे जो 5 के लिए अगर डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है कि ये 1345 है। तो 1345 जो है वो तुम्हारा किससे डिविजिबल हो जाएगा,
5 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मान लो 1350 लिख देते हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आ जाएंगी आराम से। क्लियर है बेटा सबको? तो 5 तक की तो समझ में आ गया। 2 3 4 5। 2 में क्या था, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 2 में क्या था, लास्ट नंबर जो है वो हमारा 2 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट नंबर हमारा 2 से डिवाइड होना चाहिए, डैट मीन्स इवन आना चाहिए। ठीक है। 3 से क्या था, 3 में ऐड करते थे। अगर सारे डिजिट का सम वो 3 से डिवाइड है तो वो हमारा आंसर क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। फिर था 4 से डिवाइड का, तो 4 में था लास्ट के 2 डिजिट या तो 0 हो या 4 से डिवाइड हो रहे हों, तो वो हमारा क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 का क्या है, या तो नंबर हमारा 5 लिखा हो या 0 लिखा हो, तो वो सारे नंबर हमारे क्या होंगे, 5 से डिवाइड हो जाएंगे। अब आती है बात किसकी, 6 की। 6 में तुम ध्यान दो, 6 के जो फैक्टर बनते हैं वो तुम्हारे कितने आते हैं, 2 और 3 आते हैं। ठीक है, तो जो 6 के फैक्टर हैं वो जब हमारे 2 और 3 आ गए, तो जब 2 और 3 आ गए तो देखो यहाँ पे, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 6 में देखिए क्या होगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 6 की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा कि नंबर अगर कोई भी है हमारा, तो वो 2 से भी होना चाहिए और 6 से भी होना चाहिए, क्योंकि 6 के मल्टीप्लिकेशन में तुम देखो तो 3 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब 2-3 चीज़ें हो गई कि 2 कंडीशन होनी चाहिए कि नंबर जो है वो इवन डिजिट हो या 0 आए, और द सम ऑफ डिजिट जो है वो किससे डिविजिबल हो, 3 से हो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन को हम लोग सेटिस्फाई करेंगे। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई करना तो बहुत सिंपल है, इवन नंबर होना चाहिए। अब अगर इवन नंबर है और वो उसके सारे सम, वो अगर सारे सम हमारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ओवरऑल जो नंबर होगा वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 6 से हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन करके हम लोग देख लेते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 4554, ये नंबर दिया हुआ है हमको। ठीक है ना, कौन सा नंबर है, 4554। तो 4 + 5 + 5 + 4, तो ये ओवरऑल हमारा बेटा कितना बन गया, ये हमारा बन गया 18। 4 + 5 9, 9 और +9, तो ये हमारा ओवरऑल हो गया 18, और 18 हमारा किससे डिवाइड है, 3 से। तो अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो जो नंबर होगा वो हमारा किससे डिवाइड होगा, वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो तो बता देना। ठीक, अगर इतना समझ में आ गया है तो अब हम लोग अगले पार्ट पे चलते हैं। सिक्स हो गया, अब आता है 8। तो देखो 2 के मल्टीप्लिकेशन में 2 में 1 डिजिट, 4 में 2 डिजिट, 8 में 3 डिजिट। ठीक है, तो अगर लास्ट के नंबर के जो आखिरी के 3 डिजिट हैं वो अगर हमारे यहाँ पे 8 से डिविजिबल है, तो ओवरऑल नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाई 8 होगा। ये समझ में आया? ठीक है, जैसे 3648, तो लास्ट में कितना लिखा हुआ है, 648 लिखा हुआ है ना, तो ये जो ओवरऑल नंबर होगा ये किससे डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ गया इतना? ठीक, अब इसके बाद देखो 9 तो बहुत ही सिंपल है। अगर सम ऑफ ऑल द डिजिट, अगर सारे डिजिट वो 9 से डिवाइड है, तो वो 9 से ओवरऑल जो नंबर होगा वो क्या होगा, डिवाइड होगा। जैसे कोई भी एग्जांपल देख लो, सिंपल सी बात बताएं तो तुम्हारा जैसे 18 लिखा हुआ है, 9 2 जा 18 सबको पता है ना, तो देख लेते हैं। तो 18 है, तो देखो 1 + 8 = कितना हुआ, 9 हुआ। तो ये जो 9 है ये किससे डिविजिबल है, 9 से है। अगर हम मान लो कहते हैं 162, तो बताओ ये होगा कि नहीं होगा। तो देखो 1 + 6 + 2, तो ये कितना आया, 9 आया। तो ये भी क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। समझ में आ रहा है तो बेटा एक लाइक तो बनता है, लाइक तो कर दीजिए आप लोग। ठीक है, प्यार बरसाते रहिए, अपना प्यार आप हम पे बरसाते रहिए, हम अपनी नॉलेज आपके ऊपर बरसाते रहेंगे। बस यही गिव एंड टेक रिलेशन चलेगा हम लोगों के बीच। अब बात आती है डिविजिबिलिटी बाई 10। अगर कोई चीज़ 10 से डिवाइड है,
ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर वो हमारा 0 है आखिरी में, तो वो 10 से डिविजिबल होगा ही होगा, और उसके अलावा कोई नंबर नहीं होता है। ये भी बहुत सिंपल सी बात है, बहुत टफ नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ में ना आ रही हो तुम लोगों को। तो ये जो है ये हमारा किसके लिए आता है, ये हमारा आता है डिविजिबिलिटी बाई 10 के लिए। फिर आती है डिविजिबिलिटी बाई 11, ये थोड़े से अलग है। डिविजिबिलिटी बाई 11 में देखो क्या है, अगर कोई भी नंबर लिखा गया है, ठीक है ना, अगर कोई भी नंबर हमारा लिखा गया है और उसमें जैसे लिखा हुआ है 1 2 1, तो उसमें एक ऑड प्लेस होते हैं और एक इवन प्लेस होते हैं। तो अगर ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम वो सेम है, तो वो नंबर 11 से डिवाइड होता है। जैसे यहाँ पे करोगे तो 1 + 1 कितना हुआ 2, ये हो गया ऑड प्लेस का ना, और 2 इवन प्लेस पे दिया ही हुआ था। तो देखो ये दोनों क्या है, नंबर इक्वल है। अब जैसे तुम्हें एक एग्जांपल देते हैं बड़ा सा कोई, ताकि समझ में आ जाए। ये दिया हुआ है 3 2 4 5 6 8 2, ठीक है, इतना लिखा हुआ है। तो देखो ये 3 2 4 5 6 8 2 लिखा हुआ है। अब इसमें पहले तो इवन नंबर वाले हमको बता दो और ऑड नंबर वाले बता दो। तो इवन नंबर वाले बेटा हुए वो हुए 3 + 4 + 6 + 2, यही तो लिखे। तो ये कितना आ गया 15 आ गया। और इवन वाले तुम ध्यान दो तो 2 है 5 है 8, तो 2 + 5 + 8 जो होगा ये तुम्हारा कितना हो गया, ये हो गया 15 हो गया, ठीक। तो ये हमारी ये वैल्यू आ गई। तो ये हो गया डिविजिबिलिटी बाई 11 हो गया। फिर आता है अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आती हैं कि भाई 7 है 11 है 13। तो लिखा हुआ है इफ़ अ नंबर इज मेड बाय राइटिंग अ डिजिट 6 टाइम, अगर कोई भी नंबर वो हमारा 6 टाइम लिखा हुआ है सेम डिजिट को फॉलो करके, तो जो नंबर होगा वो 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी नंबर वो हमारा सेम डिजिट को फॉलो करके बन रहा है, ठीक है ना, तो वो हमारा 7 से भी होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे ये इतना लिखा हुआ है 888 888 6 टाइम से, तो ये हमारा किससे है 7 से भी डिवाइड है, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। इतनी बात याद रखनी है। अगर इस नंबर कोई लिखा हुआ है मेड बाय राइटिंग अ 2 डिजिट 3 नंबर, जो 2 डिजिट हैं उनको 3 बार रिपीटेड किया गया है, तो जब 3 बार रिपीटेड किया गया है तो ये तुम्हारा 7 से भी होगा और 13 से, 11 नहीं होगा, इतना ध्यान रखना। 11 उस समय नहीं होगा, कितना होगा 7 होगा और 13 होगा। फिर उसके बाद क्या है, इफ़ अ नंबर इज मेड बाय रिपीटिंग अ 3 डिजिट नंबर, जो 3 डिजिट नंबर है उसको 2 टाइम्स किया गया है। 3 डिजिट नंबर को अगर हम 2 टाइम्स रिपीट करते हैं तो वो हमारा 7 11 और 13 ये तुम्हारा यहाँ से होकर के आएगा। समझ में आया? तो 7 11 13 क्या है, अगर सिंगल डिजिट 6 बार रिपीट कर दें तो वो 7 11 13 होगा। 2 डिजिट को 3 बार रिपीट करें तो 7 और 13 से होगा, और 3 डिजिट को 2 बार करें तो वो फिर से किससे होगा 7 11 और 13 से होगा, ठीक है ना। तो इतना याद रखना है हमको। फिर उसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कुछ, जैसे डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, इसका लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी किया था हम लोगों ने कि जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है ना। जैसे कोई भी पार्ट दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे उसी को हमने यहाँ पे बनाया गया है। जैसे मान लो लिखा हुआ है 19, हमने कह दिया 19 लिखा हुआ है, तो अगर हम 19 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 4 जा कितना हुआ 16 हुआ, रिमाइंडर कितना बचा 3। तो ये कहलाता है क्वोशिएंट, ये कहलाता है डिवीजर, और ये कहलाता है रिमाइंडर, और ये कहलाता है डिविडेंड। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है हमको, ठीक। चलो बढ़िया। फिर इसके बाद आता है यूनिट डिजिट का क्या कॉन्सेप्ट है भाई। तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एक्सट्रीम राइट डिजिट ऑफ अ नंबर, जो सबसे बाद वाली डिजिट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं।
अगर यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, अगर हमें किसी भी उसमें हमें यूनिट डिजिट निकालनी है, ठीक है, तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो लिखा हुआ है 786 इंटू 498, तो हमें क्या करना है, ये जो नंबर दिए हैं इनके लास्ट वाले ले लो, जैसे 6 लिखा है, 8 लिखा है, 9 लिखा है और 2 लिखा है। इनको अगर हमने अलग से ले लिया तो देखो यूनिट डिजिट हो गई 6 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 2। इनको तुम करो, पूरे को मत करो, पूरे को करने का कोई मतलब नहीं होता, हमें लास्ट से मतलब है। तो 6 इंटू 8 इंटू 9, तो जो आंसर आया वो कितना आया, 864 आया। इसका जो लास्ट डिजिट होता है वही हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जितने भी नंबर लिखे हों सबको क्या करो, सबको तुम सिंगल में कर लो, और सिंगल में करने के बाद जितना भी आंसर आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बढ़िया। तो इतना समझ में आ गया है, तो अब आगे ही चलते हैं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार आना है तो पहले एक बार थ्योरी अच्छे से एक बार देख लो, 2 मिनट का टाइम है तुम लोग के पास। उसके बाद इसके एक एक क्वेश्चन हम लोग करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि फिर हम लोग ब्रेक नहीं लेंगे, है ना। तो जितने भी थ्योरी पार्ट है एक बार 2 मिनट के अंदर देख लो सब लोग, फिर इसके करते हैं क्वेश्चन हम लोग। अब इसके बाद समझो क्या है, कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हेन -1 इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, अपने पर ही 100 बार लिखा गया है, अपने पर ही कितना किया गया है, 100 बार किया गया है, तो प्रोडक्ट जो आएगा वो कितना आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है कि -1 को मल्टीप्लाई किया गया है 100 टाइम्स और मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पावर नहीं है, इसको थोड़ा मतलब तुम लोग समझो यहाँ पे कि मतलब -1 तो है ही है, इसको मल्टीप्लाई किया गया है बाई इटसेल्फ 100 टाइम्स। अब -1 इंटू -1 और ये कितनी बार लेके गए हैं, 100 टाइम्स तक लेके गए हैं। यहाँ पे कई बच्चे सीधे -1 की पावर 100 कर देते हैं, वो गलत आंसर आ जाता है। यहाँ पे लैंग्वेज समझो बेटा, कहा गया है कि -1 जो है वो मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, यहाँ पे इटसेल्फ भी लिखा हुआ है, अपने से मल्टीप्लाई किया गया 100 टाइम्स, ठीक है ना। तो क्या आएगा, तो -1 को अपने से 100 टाइम्स पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपना तो अलग ही हो गया ना, अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। तो यहाँ से आ गया -1 की पावर 100, तो ओवरऑल ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 इंटू -1 की पावर 100 करोगे तो ये ओवरऑल तो +1 ही आएगा और ये हो जाएगा -1, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 आ जाएगी। तो इसका सेकंड ऑप्शन ज़्यादा सही माना जाएगा। क्लियर है इतना? यहाँ पे वर्ल्ड का ध्यान रखना, -1 जो है क्या कह रहा था, मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 100 टाइम्स लिखा हुआ है, तो जब इटसेल्फ लिखा होगा तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो बढ़िया। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं, लिखा हुआ है स्टोर सेल्स आ पैकेट ऑफ 5 एप्पल्स, ठीक है, 5 सेब उसने 25 रुपये में खरीदे। स्टोर सेल्स आ पैकेट ऑफ 5 25 में खरीदे, एंड अ सिंगल एप्पल इन ₹6। अ लेडी परचेज 27, हाउ मच मनी विल, इतना कर रहा है। तो क्या करेंगे, जो भी हमारे पास नंबर लिखा है, जैसे हमारे पास जो नंबर था 27, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5-5 के पेयर बनेंगे ना। तो ये आ गया 5 पन्ना 25, 2 बचा, 5 जा इतना हुआ, तो इसका मतलब ये है कि 5 तो पेयर बन गए उसने। जो 27 था, देखो 27 जो लिखा था उसको अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, जो लिखा था वो कितना में लिखा था, 25 में और 2 में। तो 25 + 2 किया इसको, तो 25 + 2 करेंगे तो देखो क्या आएगा, 25 + 2, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 5-5 के पैकेट बनेंगे ना, और 2 एप्पल अलग अलग हो गए। अब कह रहा था कि एक पैकेट कितने का है,
एक पैकेट, क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पैकेट कह रहा था 25 रुपए का है, ठीक है ना। तो एक पैकेट 25 का है, तो देख लेते हैं। तो ये 5 पैकेट कितने को है, 5 × 25, तो 125 रुपये के तो ये हो गए। और एक एप्पल 6 रुपये का था, तो 2 एप्पल कितने के हो गए, 12 के। तो बचा कितना, 125 + 12, तो ये आ गया 137। तो ये 137 इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटा देखो 2 क्वेश्चन हो चुके थे, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है काकू गॉट 7 मार्क्स लेस देन बख्शी। काकू के जो है वो 7 मार्क्स क्या हैं, बख्शी से कम है। तो और रमन के जो है वो 3 ज़्यादा हैं, और हमसे पूछा क्या गया, रमन के मार्क्स पूछे गए। तो सबसे बढ़िया मेथड इसमें यही होता है कि जो कॉमन हो रहा हो उसी को ले लो। अब यहाँ पे देखो कॉमन जो है वो क्या है, काकू के हैं, दोनों से काकू का ही कंपेयर किया गया, तो काकू के हमने मान लिए, x मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है। काकू कह रहा है कि बख्शी से 7 मार्क्स कम है। काकू के हैं ना, तो बख्शी के कितने हो जाएंगे, x + 7 हो जाएंगे। और कह रहा है रमन के जो हैं वो काकू से 3 मार्क्स ज़्यादा हैं, तो रमन के कितने हो जाएंगे, x + 3 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। अब हमने कह रहा है तीनों के मिला करके कितने हैं, 76। तीनों के जो मार्क्स मिलाए गए हैं वो कितने हैं, 76। तो यहाँ पे देखो तीनों को हम ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा x + 3 + x + 7 = कितना हो जाएगा, 76। तो ये हो गया 3x + 10 = 76। तो 3x की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 66, ठीक है ना। 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 66 हो जाएगी। तो ये तुम्हारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 आ जाएगी। समझ में आ रहा है। तो x की वैल्यू आ गई 22। अब हमसे जो पूछा गया है, हमसे किसके पूछे गए, रमन के पूछे गए। तो रमन के जो मार्क्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 22 + 3, डेट मीन्स 25 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही बेटा आप सबको। देखो एक बार नहीं समझ में आई है तो फिर से हम समझा देते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट बना के समझेंगे तो जल्दी समझ जाओगे। अब यहाँ पे हमेशा ये देखा जाता है कि किसके मार्क्स किससे ज़्यादा हैं किससे कम है। तो सबसे कॉमन यही मेथड होता है। जैसे काकू गॉट 7 मार्क्स लेस देन लिखा हुआ है, ठीक है ना। काकू के जो मार्क्स हैं वो कितने लिखे हुए हैं, वो लिखे हुए हैं कि 7x इतने ज़्यादा होंगे। तो यहाँ से काकू के मार्क्स हमने मान लिए, कितने, 7 हैं। तो देखो यहाँ पे काकू के सबसे पहले हमने मार्क्स मान लिए कितने हैं, 7 है। तो यहाँ पे हमने काकू के मार्क्स लिख दिए, वो कितने थे, x। ये हो गए किसके, काकू के। फिर उसके बाद बख्शी था, वो कह रहा था बख्शी के काकू से 7 मार्क्स ज़्यादा हैं, या हम इसी को बोल दें कि काकू के बख्शी से कितने हैं, 7 मार्क्स कम है। इतना बात ध्यान रखना बेटा आप लोग। फिर उसके बाद रमन की बात हो रही थी, तो रमन की जो बात थी वो कह रहा था काकू से 3 मार्क्स ज़्यादा है। मतलब कुल मिलाकर के सबसे बेकार बच्चा जो है वो कौन है, काकू है, उसके सबसे कम नंबर आ रहे हैं। कह रहा है इन तीनों का जब सम करेंगे तो वो कितना आ रहा है, 76 आ रहा है। तो बेटा यहाँ से जब हम करेंगे तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x + 10 = कितना हो जाएगा, 76। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 3x = 76। 10 इधर आ गया ना बच्चे, तो जब 10 इधर आ गया तो 76 - 10 कितना हो गया, 66 हो गया। तो ये 3x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी तो x की वैल्यू हो जाएगी 66/3। 3 से जब हम इसको कट करेंगे तो देखो 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 आ जाएगी। समझ में आ रहा है बेटा। तो x की वैल्यू आ गई 22। अब जब रमन की वैल्यू निकालनी होगी तो रमन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x + 3। तो x + 3 के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, 22 + 3, डेट मीन्स 25 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है तो फिर आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है राम गॉट 8 मार्क्स मोर देन श्याम। फिर से वही ये मार्क्स की बात हो रही है। तो लिखा हुआ है राम के जो हैं वो उससे कितने ज़्यादा हैं,
श्याम से नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, तो इतना ध्यान रखना है हम लोगों को। तो देखो राम के लिखे हुए हैं 8 मार्क्स ज़्यादा हैं किससे, श्याम से। अनिल के जो है, अनिल गॉट 4 मार्क्स मोर देन राम इन द सेम एग्जामिनेशन। मतलब बार बार जो बात हो रही है कॉमन, वो किसकी हो रही है, राम की हो रही। तो राम के मान लिया करो, राम के हमने मान लिए x। राम के श्याम से 8 नंबर ज़्यादा थे, तो श्याम के कितने हो गए, x माइनस 8 हो गए ना। फिर उसके बाद अनिल है कोई, अनिल के जो है वो कितने हैं, कह रहा 4 मार्क्स से ज़्यादा है राम से, तो x प्लस 4 हो गया। कह रहा तीनों को अगर हम जोड़ दें तो 128 आ रहा है, तो तीनों के नंबर ऐड कर दो। तो इधर से जब किया तो ये हो गया 128 इक्वल टू 3x माइनस 8 प्लस 4 है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 4। माइनस का 4 उधर जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा प्लस का 4। तो 128 प्लस 4 इक्वल टू कितना होगा, 3x। तो ये आ गया 132। 132 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो ये दी हुई है क्वेश्चन, राम के नंबर पूछे गए हैं। तो यहाँ से 3x की वैल्यू आ गई 132। ये बात समझ में आई। तो यहाँ से जब हम x निकालेंगे तो देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 132/3 हो जाएगी। तो 3 4 जाइए और 3 4 जाइए। हमसे पूछे कितने गए, राम के नंबर पूछे गए, तो राम के नंबर सीधे कितने आ गए, 44 आ गए। क्लियर है बेटा बात। हमें हमेशा जो भी कॉमन होगा उससे करोगे तो जल्दी हो जाएगा, है ना। ये है मेथड, कुछ भी आप कुछ भी मान लो, लेकिन जो सिंपल होता है सबसे, वही हम बता रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब अगला देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, लिखा हुआ है राजेश वेट इज 5 kg लेस देन राम वेट एंड नेहा। फिर से राम जो है कॉमन है, तो जो भी कॉमन हुआ करे सबसे पहले उसी को सॉल्व कर लिया करो। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन की बात करें तो देखो, लिखा हुआ है राजेश वेट इज 5 kg लेस देन राम। तो राम का वेट हमने मान लिया कितना है, राम का वेट हमने मान लिया x। अब कह रहा है कि राजेश का वेट कितना होगा, तो राजेश का वेट हो जाएगा x माइनस 5। या इसको हम अलग से करके दिखा देते हैं। हमने जो है राम का वेट मान लिया, राम का वेट जो था वो कितना मान लिया, हमने मान लिया x। तो अब जो राजेश है, राजेश का वेट कितना हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। और कह रहा नेहा का जो वेट है वो राम से 3 kg ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक नेहा है, उनका वेट कितना है, राम से 3 kg ज़्यादा है, तो x प्लस 3 हो गया। अब कह रहा है इफ़ द वेट ऑफ 3 इज 103। तीनों का वेट अगर हमने मिला दिया बेटा, तीनों का वेट अगर हम मिला दें तो वो कितना हो जा रहा है, 103 हो जा रहा है। इसको तुम ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2। 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 103 प्लस 2 इक्वल टू 3x। तो ये आ गया हमारा 105 इक्वल टू 3x। तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो 105/3, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 35। हमसे राम का ही पूछा गया था, तो राम का आंसर कितना हो जाएगा, 35 आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा इतना, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। यहाँ तक समझ में आ गया है तो फिर अब आगे देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है इन एन एग्जामिनेशन करण गॉट 10 मार्क्स मोर देन भावना। करण के जो मार्क्स आए हैं वो कितने आए हैं, भावना से इतने आए हैं। और ईशा गॉट 5 मार्क्स लेस। तो ठीक है, जो कॉमन है, कॉमन देखो क्या है यहाँ पे, भावना यहाँ पर भी है, भावना यहाँ पर भी है, तो हम सबकी भावनाएं भी हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ कॉमन है उसको क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो हमने मान लिया भावना की जो वेट है या मार्क्स है वो कितने हैं, x हैं। करण के 10 ज़्यादा हैं, तो करण के कितने हो जाएंगे, x प्लस 10 हो जाएंगे, ठीक है ना।
और ईशा के जो है वो 5 मार्क्स कम है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम क्या करें, वेट ले लेते हैं, सबका ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, भावना के x मान लिए थे, वो करण था x+10। तो भावना के जो वैल्यू थी वो कितनी थी, वो भावना की वैल्यू आ गई x+10। तो यहाँ पे भावना के हमने मार्क्स कितने मान लिए, भावना के मान लिए थे x, करण के हो गए थे x+10, और जो तीसरी वाली बची थी ईशा, ईशा के कह रहा है कि 5 मार्क्स कम है भावना से, तो x - 5 हो जाएगा। तो देखो एक के हो गए x, एक के हो गए x+10, और एक के कितने हो गए x - 5। कह रहा है इन तीनों के मिला करके कितने हो गए हैं, 170 हो गए हैं। तो x + x - 10 + x - 5 = 170। अब यहाँ से हो जाएगा 3x + 5, कैलकुलेशन थोड़ी सही से कर लेना, 3x + 5 = कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। 3x + 5 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा ना। तो यहाँ से 3x + 5 को 170 कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो 3x + 5 = हुआ 170। तो 3x की वैल्यू हो गई 170 - 5, तो ये हो गया 165। तो 3x की वैल्यू आ गई। यहाँ से जब हम x कैलकुलेट करेंगे तो 3 5 जो इतना 15 3 5 इतना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55 आ जाएगी। ईशा के मार्क्स हमसे पूछे गए थे, तो ईशा के कितने हो जाएंगे, x - 5 तो ये कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा। समझ में आया बेटा सबको। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x - 5 हो जाएगी, तो ये आंसर यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है इतना। चलो तो अगला देखो, लिखा हुआ है इज ऑब्टेन व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। तो यहाँ से हमें इन दोनों का तो सम चाहिए। किसका किसका चाहिए, हमें चाहिए 8 9 3 6 5 4, 8 9 3 6 5 4 प्लस इसका, तो इन दोनों का तो सम कर दो। 8 9 3 6 4 5 प्लस 6 3 5 4 8 9, हमें क्या चाहिए, इनका सम चाहिए। तो जब इनका सम चाहिए तो ये तुम्हारा जो भी आएगा 9 + 5 14, एक हासिल हो जाएगा, कैरी ले लेंगे, 4 1 5 8 13, 3 हासिल लगा 1, 6 1 7 4 11, 1 3 5 8 1 9, 9 3 12, 1 8 6 14 1 15। तो ये आ गया। अब इसमें से कह रहा है कि इतना आंसर आ रहा है, तो देख लो 5 2 9 1 3 4, भाई इसमें से 1 5 आ रहा है, ये पूरा 1 5 2 9 1 3 4। इसमें से कह रहा है कि इतना बचना है, तो भाई इतना माइनस करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल था, 5 2 9 1 3 4 आ जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी। तो यहाँ तक की बात हमारी क्लियर हो चुकी है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है शॉपकीपर चार्जेस ₹20 फॉर एवरी बॉटल ऑफ कोक और 240 फॉर एवरी क्रेट ऑफ 30 बॉटल। ठीक है, वंदना ने जो है इतने बॉटल ली हैं, व्हाट अमाउंट शी विल हैव टू पे। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ समझो तुम, जब भी ज़्यादा की क्वांटिटी में ले रहा है तो थोड़ा सस्ता हो जा रहा है, बस ये चीज़ है। ठीक है ना, ज़्यादा की क्वांटिटी में ले रहा है तो थोड़ा सस्ता हो जा रहा है। अब फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है कि ऑफ शॉपकीपर चार्ज एवरी बॉटल, एक बॉटल जो थी वो 10 रुपये की थी। एक बॉटल कितने की थी 10 रुपये की थी, और जो 30 बॉटल हैं वो हैं 240 की, जो क्रेट बोलते हैं हम लोग जिसको। तो 30 बॉटल का रेट कितना है, 30 बॉटल का जो रेट है वो कितना है 240। अच्छा, उसने कितनी बॉटल ली, 185 ली हैं। तो उसने जो ली हैं 185, 185 बॉटल ली हैं। तो अगर हम 145 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 13 6 हो जाएगा 180। इसका मतलब समझ रहे हो कि उसने 6 तो क्रेट ले ली और 5 बॉटल अलग से आई, यही तो मतलब निकला इसका।
अच्छा 6 का जो रेट है वो कितना है, एक का रेट है 240, तो 6 इंटू 240 हो जाएगा ना ये, तो ये आ गया है 600, 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 और 2 14। अब 5 बॉटल जो थी वो 10-10 रुपए की थी, तो 5 बॉटल का रेट कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10, तो ये हो गया 50 रुपीज़। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 0 5 4 9, ये 1, ये, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 1490 आ जाएगा। तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा 1490। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक बेटा किसी को कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 7 और 8 समझ में आ गया, क्लियर है इतना? चलो बढ़िया। हमेशा ये ध्यान रखा करो जो भी उन्होंने दिया उस हिसाब से करते चले आना। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। लिखा हुआ है व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय 7 न्यूमरल्स एंड द लार्जेस्ट नंबर। तो कभी भी देखो लास्ट वाले चैप्टर में ये बात हो चुकी थी कि जब 7 का सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, तो 7 का स्मॉलेस्ट क्या होता है 1 लिखो, उसके आगे 0 0 0 लगा दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए। और 6 डिजिट का लार्जेस्ट क्या होगा, तो 9 9 9 9 9 9। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो वो आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये बात जो है हमेशा सही है। अगर 3 डिजिट का भी लेंगे स्मॉलेस्ट, ध्यान से देखो, अगर हम 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट लेते हैं और 2 डिजिट का लार्जेस्ट लेते हैं तब भी आंसर कितना आना है, डिफरेंस 1 ही आना है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ का ध्यान रखना तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा क्लियर हो गया सबको? क्वेश्चन नंबर 9 में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई, यूनिट डिजिट अगर हमें किसकी किसकी निकालनी है, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। ये क्या कह रहा है, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स की हमें क्या करनी है, यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट चाहिए। तो पहले तो भैया लिखो कि पहले के जो 10 प्राइम नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहले क्या करें, हम फर्स्ट प्राइम नंबर लिखें, पहले बात तो ये आ गई। तो अगर हम यहाँ पर देखो फर्स्ट प्राइम नंबर लिखते हैं, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, तो क्या क्या होने वाले हैं। तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर देखो क्या कौन से होंगे, यहाँ पर हमने लिखा, पहले लिख लें फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। ये ना सोचना बेटा वीडियो लंबी जा रही है, ये सोचो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, फिर उसके बाद 15 तो होगा नहीं, 17 हो गया, 19 हो गया, 21 भी नहीं होगा, 23 हो गया, 25 भी नहीं होगा, 29 हो गया। तो देख लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब इसमें कह रहा है कि सबको प्रोडक्ट करना है हमको, बहुत बढ़िया, सबके आगे क्या करना है, प्रोडक्ट ही करना है हमको। तो हमसे कह रहा है यूनिट डिजिट पे क्या आने वाला है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो यूनिट डिजिट पे जब आएगा तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई पहले अगर हम करते हैं तो क्या होगा ना। तो देखो हम जब कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, इंटू 3 आ रहा है, इंटू 5 आ रहा है, ये तो आ ही रहा है। तो अगर 2 इंटू 3 इंटू 5 तुम कर रहे हो, है ना, 2 इंटू 3 इंटू 5 तुम कर रहे हो, तो आंसर कितना आना है, 30 आना है। तो इसका मतलब एक 30 तो आएगा ही आएगा। अब उसके आगे तुम चाहे जितने भी मल्टीप्लाई करो, चाहे तुम 7 का करो, 11 का करो, है ना। तो अगर हम शुरुआत के 3 से ही हमें पता चल जाएगा यूनिट डिजिट पे क्या आने वाला है। यूनिट डिजिट पे 1 0 आएगा, इसका मतलब चाहे जितनी बड़ी डिजिट हो, चाहे कुछ भी आ रहा हो, आखिरी डिजिट तो कितनी होगी, 0 ही होगी, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो बस हमें इन सब क्वेश्चन में देखना होता है कहाँ 0 आ जाए। अगर 0 आ जाता है तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। अगर इसमें कहा जाता पहले 100 प्राइम नंबर का, तब भी आंसर कितना होता है, 0 होता है। यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं होते हैं, अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो आराम से हो सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 कितना दिया हुआ है, लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 0 3 6 और 8 डिजिट यूजिंग 1 टाइम, ठीक है ना। तो भैया सबसे बड़ी डिजिट निकाल ही लें हम लोग।
तो सबसे बड़ी डिजिट देखो कितनी हो जाएगी, 9 से चलना है तो 9 8 6 3 0, ये तो हो गई बड़ी। और छोटी कितनी होगी, तो जीरो तो ले नहीं सकते, तो 3 पहले लिखेंगे, फिर जीरो लगाएंगे, फिर लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 9। तो हमें ये माइनस करना है। तो देखो 10 में से 9 गए 1, 12 में 8 गए 4, 5 में 6 गए, 15 में 6 गए 9, 7 और ये 6, तो 6 7 9 4 1 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? 6 7 कितना हो जाएगा, 9 4 1 हो जाएगा आंसर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12, लिखा हुआ है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2 3 4 5 6 0 इफ वन नंबर इज मोर देन अदर नंबर बाई 10,010। अच्छा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 2 3 4 5 6 0। ठीक है, तो x प्लस वाई, इसको ऐसे कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे हमने लिखा x प्लस वाई, दो नंबर का सम कह रहा था कितना है, 2 3 4 5 6 0। ये जो है ये कितना है, 2 3 4 5 6 0, इतना है। अब कह रहा है इफ़ वन नंबर इज मोर देन द अदर नंबर बाई 10,010 फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया है। तो हमने मान लिया कि x से ज़्यादा है ना, तो x से ज़्यादा है तो x से ही पूछा गया, तो y से कितना ज़्यादा है, x माइनस 10,010 लिखा हुआ है ये। तो यहाँ पे y की जगह हम पुट कर रहे हैं, तो कितना पुट कर रहे हैं, तो ये हो गया 10,010 ज़्यादा है, तो 10,010 ज़्यादा है। और हमसे क्या पूछा गया, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया है, तो इक्वल टू कितना हो गया, 2 3 4 5 6 0। अब यहाँ से देखो ऐड किया तो ये 2x हो गया, ये 101 इधर आ जाएगा ना, तो इसी के नीचे लिख देते हैं ताकि जोड़ने में तुम्हें आसानी रहे। तो ये हो गया 1 0, अरे तो यहाँ से देखा है तो ये हो गया 0 1 0 0 1, इतना हुआ। अब हमें इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हो गया 0 6 1 हो गया 7, ये हो गया 5, ये हो गया 4 3 1 4 और ये 2, तो 2x की वैल्यू ये आ जाएगी 244,570। तो x की वैल्यू क्या हो गई, इसमें हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, यहीं पे अगर हम x की वैल्यू निकालें तो इतना आएगा। तो देखो यहाँ से किया, तो जब डिवाइड करना आता है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 7, 2 8 जा 16, 1 0, तो ये आ गया 5। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 1,2,2,8,5, ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है ना, तो ये x की वैल्यू यहाँ से इतनी कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। बात समझ में आ रही है, 1,2,2,8,5 आंसर आ जाना चाहिए इसका। तो देख लो ऑप्शन है, ये जो है इसका आंसर 1,2,2,8,5, तो ये आएगा। तो यहाँ पे देखो ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा अगर इसको हम 1 2 2 लिख दें, क्योंकि कैलकुलेशन करने पे इतना ही आ रहा है, कैलकुलेशन सही की हुई है, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? अब इसके बाद समझते हैं, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन में टाइम लगता है, ये ना सोचना कि सर 1 मिनट में करना है हमें। अगर एक बार हमें तुम्हें समझाना है और हम तुम्हें जानते तक नहीं है कि तुम्हारा लेवल क्या है, तो हम एकदम बेसिक से लेकर के लास्ट तक तुम्हें समझाते हैं, ये कोशिश रहती है हम लोगों की। ठीक है ना, ये मत सोचना कि सर बहुत लेट कराते हैं, धीरे धीरे कराते हैं। भैया स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो पहले समझो, तो पहले लड़ाई सीखनी है फिर जाके करनी है तुम्हें, तो पहले सीख तो लो, जब पारंगत हो जाओगे तो अपने आप जल्दी जल्दी कर लोगे। लिखा हुआ है फाइंड द यूनिट्स डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो हमें क्या करना है, हमें यूनिट डिजिट निकालनी है। तो हमें जो यूनिट डिजिट निकालनी है वो किस में निकालनी है, हमें निकालनी है
ये जो वैल्यू दी हुई है तो पहले क्या करें, इसका सबसे सिंपल तरीका यही होता है कि पहले जो इसके आ रहे हैं डिजिट, जैसे कि यहाँ पे देखो भाई इसकी यूनिट डिजिट क्या है, इसकी है 7, इसकी क्या है 2 है, इसकी फिर से कितनी है 7 और इसकी कितनी है 3। तो सबके यूनिट डिजिट ले लो, 7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 7 इंटू 2 हो गया और ये कितना हो गया 7 इंटू 3 हो गया। अब यहाँ से अगर हम करेंगे तो देखेंगे कितना आता है। तो अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे देखो ये 7 टू 7 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 49 इंटू 6 हो गया। तो 49 इंटू 6 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 294 हो जाएगा ना। तो जो इसकी डिजिट आ रही होगी वही आंसर हो जाएगा। तो ये 49 इंटू 6 294, तो 294 में कितनी आ रही है 4 आ रही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा बेटा। फिर उसके बाद देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। कह रहा है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, तो ये तो पता ही है यार 1000 होगा। स्मॉलेस्ट चाहिए 4 डिजिट नंबर चाहिए, तो ये तो यही होने ही वाला है, इसमें तो कोई ऐसा दिक्कत है नहीं। यूनिट डिजिट वाले में ये ध्यान रखा करो कि जितने भी यूनिट डिजिट हैं उनका मल्टीप्लाई कर लो, वो जो आंसर आएगा उसी का यूनिट डिजिट फाइनल यूनिट डिजिट का आंसर होता है। 13 हो गया। अब आते हैं 15 वाले चार्ट पे। कह रहा था मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन किसके इसके बीच 14 एंड 77। तो बेटा इसको मतलब समझते हो, 14 और 77 के बीच है तो ये दोनों काउंट नहीं होंगे। 14 और 77 हमारे काउंट नहीं होंगे। तो अब इसके बाद देखो क्या बचा, 14 के बाद आया 21 28, टेबल पर डालो 35 42 49 56 63 70। तो ये हमारे बन गए। अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब कह रहा है कि भैया हमको ऐसी वैल्यू लिखनी है, व्हाट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू स्टार सो डैट द नंबर 6912 स्टार ये जो है ये हमारा क्या हो, ये डिविजिबल हो जाए। तो डिविजिबल होने के लिए कंडीशन क्या होती है, डिविजिबल होने के लिए कंडीशन होती है कि भाई या तो 25 का अगर टेबल है ना, 25 का अगर टेबल है यहाँ पे, तो तुम्हारा लास्ट में देख लो 25 50 अगर हम टेबल लिखें तो 75 100 यही तो है। तो कुल मिला करके या तो 5 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। 0 ऑप्शन में है नहीं तो क्या बचा, 5 ही तो बचा। तो 16 का कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड आंसर सही हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे बच्चे। इतना समझ में आ गया तो अब आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। बेटा देखो जब क्लास होती है तो हम एक भी बात फालतू की नहीं करते, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है तुम लोगों का। भाई हम ख़त्म करेंगे, तुम 4 बार वीडियो देखोगे तब जा कर के कुछ बात बनेगी, है ना। केवल अपने यूट्यूब चैनल के लिए तो हम आते नहीं यार, कुछ तो फ़ायदा हो तुम्हारा। अगर आ रहे हो मेरे यहाँ क्लास कर रहे हो तो कुछ तो फ़ायदा हो। फिर देखो ये क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ 20.91 में से हमें क्या करना है, हमें करना है इसमें 0.17 से डिवाइड करना है। तो 0.17 से डिवाइड करना है तो भाई करेंगे, और तो कोई मेथड है नहीं भाई, करने ही पड़ेगा, और तो कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा हम लोग। तो देखो यहाँ पे तो ये तुम्हारा 20.91 में से अगर हम ये डिवाइड करेंगे, चलो कर ही देते हैं। तो पॉइंट से तो पॉइंट गया। अब 17 से अगर काटोगे तो 17 1 जा 17 17 1 जा 17 3 9
17 2 जा 34, 5 1, 17 3 जा 51, तो 143, 20.91 था ना, ओ 20.91 था, तो 17 1 जा 17, 3 9, 17 2 जा 34, 5 123, तो ये तुम्हारा 123.0 आंसर आ जाएगा। समझ में आया इतना? तो ये चीज़ होगी। फिर लिखा हुआ है 14 रोज इन अ पार्क ऑफ 420 कार स्टैंड इन एवरी रो, देन हाउ मैनी कार्स विल स्टैंड इन द पार्क। 14 रोज इन अ पार्क, और हर में कितनी होती हैं 420, तो 14 इंटू 420 कर लेंगे हम लोग। तो 14 इंटू 420 करोगे तो 14 0 0, 14 2 जा 28, 2 14 4 जा 56 और 2 58, तो 5880 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे बच्चे? तो ये आंसर, अब देखो एक बार जब शुरुआत के 10-15 क्वेश्चन लगा दिए तब हमने स्पीड पकड़ी है। अब हम जल्दी जल्दी कर, हमें पता है ना जितना टाइम लगना है उतना ही लगा रहे हैं, फालतू का टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं हम तुम लोगों के लिए। चलो ठीक, बहुत बढ़िया। लिखा हुआ नंबर इज लेस देन 50, 50 से छोटा है, मल्टीपल ऑफ 7 है, 3 फैक्टर हैं उसके, बहुत बढ़िया, और नंबर जो होगा वो क्या होगा, तो 3 फैक्टर बनाने उसके, और नंबर भी पूछा गया है। तो देखो भाई एक एक करके, तो 70 तो नहीं हो सकता इसमें, जो है 70 तो नहीं हो पाएगा ना। तो जब 70 नहीं हो पाएगा तो देखते हैं फिर आगे कौन सा हो सकता है। तो 70 पे तो हटा दो इसको, 14 के, तो ये तीनों में मल्टीपल ऑफ 7 भी है, 3 फैक्टर देखो। अब 14 के फैक्टर बनाओगे तो 2 इंटू 7, 49 के बनाओगे तो 7 इंटू 7, और 42 के बनाओगे तो कितने आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 7, तो ये 3 फैक्टर माने जाएंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। व्हाट शुड बी एडेड टू 65 डिग्री टू मेक इट अ राइट एंगल। तो भैया राइट एंगल के लिए कंडीशन होती है कि 90 डिग्री होना चाहिए, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। अब कह रहा 65 में क्या जोड़ दें, तो 65 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 65 आ जाएगी, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 25 डिग्री हो जाएगा आंसर। ये समझ में आया? तो ये हो जाएगा 25 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब इसके बाद देखो लिखा हुआ है एन अ वेल वाटर लेवल वॉज 18 मीटर बिलो। एक कुआं है, उसमें जो वाटर लेवल है वो कितना है 18 मीटर बिलो है। ड्यू टू रेन पानी भर गया, पानी गिर गया, वाटर लेवल जो हुआ वो अब इंक्रीज हो गया कितना 3.5। अब कह रहा कितना होगा। तो भाई तुम ये बताओ शुरुआत में कितना था, शुरुआत में कितना था, शुरुआत में था 18, और फिर जब पानी का लेवल गिरा, पानी भरा, तो कुएं में क्या होगा पानी भरता जाएगा भरता जाएगा, एक लेवल तक भर गया ना। तो जैसे मान लो, जैसे अगर तुम मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन लैंग्वेज समझ लोगे तो हो जाएगा आराम से, ऐसा कुछ टफ नहीं है। एक कुआं है बेटा, ये कुएं में पानी का लेवल जो था वो 18.5 था, वाटर लेवल 18.5 यहाँ पे था मान लो। तो ये 18.5 तक यहाँ पे था। अब कह रहा पानी गिरा, तो पानी गिरा तो कुछ और ऊपर तक गिर गया, तो अब पानी का लेवल यहाँ पे हो गया। तो पहले था 18 और अब कितना हो गया है 3.5, तो 18 माइनस 3.5, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 14.5 मीटर आंसर आ जाएगा। तो ये 14.5 आंसर हो गया। समझ में आया बेटा? तो ये सारे क्वेश्चन अभी तक जितने भी हुए थे वो सब समझ में आ गए। तो देखो इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, अब अगला क्वेश्चन करते हैं।
लिखा हुआ है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इन विच ऑल द डिजिट आर डिफरेंट। तो जब ग्रेटेस्ट कह रहा है और कह रहा है कि जो है ग्रेटेस्ट इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट, तो 9876 हो जाएगा भाई, ग्रेटेस्ट ही चाहिए तो 9876 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 4 2, ये तो मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत सिंपल है, 2 जीरो लगा देंगे आगे, 2 जीरो देखो इसमें आ रहे हैं। फिर 2 8 जा 16, एक इतना 2 4 8 2 2 जाओ, ये आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना था, इसमें तो बहुत कुछ था नहीं, 2007 का क्वेश्चन था, तो ये यहाँ से आराम से हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, अब आते हैं अगले पे। लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज 7980 इन विच द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो देखो इसको ऐसे समझते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि तुम लोगों को समझ में आए। अब यहाँ से विजिबिलिटी बढ़ रही है सबकी, ठीक है ना, विजिबिलिटी क्लियर है। तो विजिबिलिटी अगर क्लियर है तो यहाँ पे देखो तुम बस, हाँ ये, हाँ देखो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, जो प्रोडक्ट है बेटा वो कितना है, वो है 7980। जो प्रोडक्ट है वो कितना है 7980 है। और इन विच द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो देखो जैसे एक्स वाई जेड, ये कितना है, ये है 7980 है। कह रहा दो प्रोडक्ट का जो नंबर है, प्रोडक्ट है वो कितना है, वो है 228। तो 228 हो गया इंटू जेड इक्वल टू कितना हुआ 7980 हो गया। तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई 7980 अपॉन 228। अब देखो यहाँ पे कैंसिल आउट करना है, तो या तो तुम काटना चालू करो, इसको 2 से काटो तो 2 1 1 4 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 1 9 2 9 जा 18 1 8 2 9 जा इतना 18 और 0। फिर अगर 2 से काटोगे तुम तो 2 5 जा 10 2 7 जा इतना, इधर काटोगे 2 1 जा 10 2 9 जा 18 1 9 2 9 जा 18 1 0, तो 1 9 1 9 9 5 आ गया। अब 3 से कटेगा, तो 3 से जब कटेगा तो ये आ जाएगा 3 19, और इधर काटोगे तो 3 6 जा 18 1 9 3 6 जा 18 1 5 3 5 जा इतना। अब 19 से तुम काट सकते हो, तो 9 3 जा 57, और इधर तुम्हारा आ गया तो 5 आ गया, तो ये हो गया 35 आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आया इतना? तो ये जो आंसर होगा ये कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। समझ में आया इतना? समझ में आ गया। तो अब आते हैं 25 पर। तो 25 देखो लिखा है द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब क्या ग्रेटेस्ट की बात हो रही है, तो अगर सम की बात करेंगे ग्रेटेस्ट और इसकी, तो देखो 999, और छोटा क्या होगा वो हो जाएगा 1000। तो ये तुम्हारा आ गया 999 और 9 और 1 0, तो 10999 आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आया इतना? तो ये क्वेश्चन नंबर 25 भी क्लियर हो गया। ठीक, चलो अब देखो अगला करते हैं इसका। अगला क्वेश्चन देखो क्या है भाई, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 8192। जो दो नंबर का प्रोडक्ट है वो कितना है 8192 है। और इसके बाद ये बोल क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं वन ऑफ द नंबर इज 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर। एक जो नंबर है, एक मान लो x है तो दूसरा कितना है 2x है, तो ये तुम्हारा हो गया 2x² इक्वल टू 8192।
अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर जब करेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 8192 अपॉन 2 हो जाएगा। तो 2 4 जा 8, 0 2 9 जा 18 1 2, तो 4096 आ जाएगा। अब 4096 तुम्हें देखना पड़ेगा किसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो नंबर दिए गए, अब इतना लंबा करने का मतलब तो है नहीं, अंडर रूट करोगे तो देखो 8 का तो हो नहीं सकता, 16 का हो नहीं सकता, 32 का हो नहीं सकता, तो ये 64 का ही होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये जो आंसर आने वाला है ये कितना आने वाला है, 64 आने वाला है। तो ये 64 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया इतना? फिर उसके बाद क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट 103। तो यहाँ पे देखो ये तो ऑड नंबर है नहीं। अब इन सब में बड़ा देख लो कौन सा है। तो ये 10 है, 10 है, यहाँ पे 5 चल रहा है, यहाँ पे 4 चल रहा है, तो यही वाला होगा। ऑप्शन चेकिंग से ज़्यादा सिंपल पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑड और इवन में तुम्हें पता है कि ऑड नंबर आखिरी में होना चाहिए, तो ऑड नंबर के हिसाब से जो भी होगा वही ले लिया जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ हो गई, 27 भी हो गया। अब आते हैं 28 पे। तो 28 पे देखो लिखा हुआ है द नंबर 13013 इज डिविजिबल बाई 13। द स्मॉलेस्ट 5 नंबर बिगिनिंग विद 14 एंड एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 13 एज कितना होगा। अब कह रहा 13 से डिविजिबल होना चाहिए और 14 से उसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए और बड़ा नंबर होना चाहिए। तो क्या करो, यहाँ पे तुम 14 से करके देख लो कितना आ रहा है। तो जैसे 14014 और हमें क्या चाहिए, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर चाहिए। तो स्मॉलेस्ट चाहिए तो बेटा यही होगा 14014, क्योंकि 14001 तो कटेगा नहीं। तुम्हें देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये इन्होंने दिया हुआ है कि भाई कोई भी नंबर अगर होगा तो ये तुम देखो ध्यान से कि उसकी वैल्यू जो होगी, जैसे इसी में मान लेते हैं जैसे अगर मान लो हम कह दें कि 14 जो होगा ये तो 14 से डिविजिबल है ना। अच्छा डिविजिबल 13 कह रहा है, ठीक है। तो 13 किया हमने, तो 13 1 जा 13 1 0, फिर जाएगा नहीं तो 0 ले लिया, फिर एक 0 लिया, तो ये आ गया 13 7 जा 91। तो यहाँ तक 0 आ चुका है। अब ये बचा 9, ये बचा 0। अब देखो 13 6 जा 78 होता है, तो अभी 12 बच रहा है। 13 से डिविजिबल था ये, तो 12 बच रहा है। अगर हम इसमें एक और ऐड कर देते, मतलब 14001 जो होगा ये स्मॉलेस्ट डिजिट होगी जो किससे डिवाइड हो रही होगी, 13 से डिवाइड हो रही होगी। तो इसका जो आंसर होगा ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समझ में आया? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। फिर कह रहा है इन अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन इफ डिवीजर इज 51 एंड क्वोशंट इज इतना देन द डिविडेंड विल बी, है ना। तो डिविडेंड पूछ रहा है और हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि डिविडेंड क्या होगा और वो सारी वैल्यू कितनी होगी, ये चीज़ क्वेश्चन में आ रही है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे सिंपल मेथड होता है भाई डिविडेंड का फॉर्मूला ही लिख लें। तो डिविडेंड का जो फॉर्मूला आता है, जो डिविडेंड का फॉर्मूला होता है वो देख लो क्या होता है। तो डिविडेंड का फॉर्मूला लिखते हैं डिवीजर, तो डिविडेंड इक्वल टू लिख लो, बता दे रहा हूँ मैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप बताओ डिवीजर कितना था, 51 था ना, तो ये 51 था और ये कितना था, 16 था और रिमाइंडर कितना था, 27। तो 50 बॉड मास के हिसाब से 51 इंटू 16 कर लो, तो 16 1 जा 16 1, 16 5 जा 80 और 81 प्लस 27 हो गया। तो ये आ गया 7 6 13, 1 2 1 3 1 4 और ये 843। तो ऑप्शन देख लो कौन सा है, ऑप्शन 843, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। क्लियर है इतना?
तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 29 तक ख़त्म हो गए और इतने ही 95 तक के मतलब 20 साल के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे करा दिए गए आपको। तो अब हम लोगों को चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं सीधे चैप्टर नंबर 3 पर। तो चैप्टर नंबर 2 तक का होमवर्क आप लोग के पास होगा, वो आप करना स्टार्ट कर दीजिए। और तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।